देखिए पहली बात, एम्फोबोलिक पाथवे क्या होता है? एम्फो एम्फीबॉलिक, सॉरी एम्फोबोलिक, एम्फीबॉलिक। देखिए जैसे हम जानते हैं एम्फी मतलब होता है बो, जैसे हम बोलते हैं एम्फीबियंस, एम्फी मतलब बोथ, एम्फीबियंस जो रहते हैं दोनों जगहों पे, ऑन वाटर एज वेल एज लैंड। जैसे हम बोलते हैं कोई होता है इंट्रोवर्ट, कोई होता है एक्सट्रोवर्ट, कोई होता है एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट क्या होता है? जो कभी होता है इंट्रोवर्ट, कभी होता है एक्सट्रोवर्ट, जैसे मैं हूँ मैं एम्बीवर्ट हूँ। तो एम्फी मतलब होता है बोथ, बॉलिक मतलब होता है बॉलिज्म। जैसा कि हम जानते हैं जो मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म मतलब है कैसे हमारी बॉडी काम करती है, रिएक्शंस कैसे होती है हमारी बॉडी में, मेटाबॉलिज्म। इसमें दो टाइप्स होते हैं, एक तो होता है कैटाबॉलिज्म, दूसरा होता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है जहाँ पे ब्रेक डाउन हो रही होती है कुछ ना कुछ। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है जहाँ पे फॉर्मेशन हो रही होती है। तो एम्फीबॉलिक मतलब जहाँ पे कैटाबॉलिज्म भी होगा, एनाबॉलिज्म भी होगा। जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन ऐसे हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन जो है वो कैटाबॉलिक होती है क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज टूट जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और हम बोलते हैं जो फोटोसिंथेसिस है वो क्या होती है, एनाबॉलिज्म, क्योंकि वहाँ पे बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से, ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि ग्लूकोज या ऑक्सीजन। तो हम बोलते हैं रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक पाथवे एंड फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक पाथवे। लेकिन सही बात है कि रेस्पिरेशन इज नॉट जस्ट कैटाबॉलिक, इट्स ऑल्सो एनाबॉलिक समटाइम्स। तो हम देखेंगे वो कैसे होती है। तो उसी को बोलते हैं एम्फोबोलिक, एम्फोबोलिक पाथ, एम्फीबॉलिक पाथवे। यानी कि ये होता है मेटाबॉलिक भी और कैटाबॉलिक भी। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि हम जानते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसमें एग्जाम्पल लेते हैं सिंपल ग्लूकोज, उससे जो ग्लाइकोलाइज में जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, फिर डीएचए भी बन जाता है, डाइहाइड्रोक्सी एस्टोन फॉस्फेट। या फिर उससे बन जाता है क्या, गिल्सर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, यह फिर 2 पीजीएल बन जाता है ना, रिवर्स रिएक्शन यहाँ पे। उसके बाद उससे बन जाता है एंड में पायरुविक एसिड, फिर वो घुसता है एस्टाइल, उसके बनता है एस्टाइल कोएंजाइम ए, वो घुस जाता है इन द क्रेब्स साइकिल, इसको बोलते हैं लिंक रिएक्शन। फिर पता ही है क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वहां से निकल जाता है और ईटीसी में वाटर भी निकल जाता है। तो इंटर रिलेशनशिप यानी कि आपस में जो रिलेशनशिप होती है अमंग मेटाबॉलिक पाथवेज के दरमियान में, जो रेस्पिरेशन दिखाती है मेटाबॉलिक पाथवेज के दरमियान में आपस में जो रिलेशनशिप होती है। क्योंकि हमने कहा था कि जो ग्लूकोज है वो होता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, लेकिन फेवर्ड होता है, क्या होता है, इट्स फेवर्ड, मोस्टली फेवर्ड, आप लिख सकते हैं यहाँ पे मोस्टली फेवर्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, फेवर्ड, उसको फेवर किया जाता है। लेकिन फैट भी हो सकता है क्या, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, उससे भी बन सकती है एनर्जी, उससे बनता है फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल, ठीक है। प्रोटीन से बन सकता है अमीनो एसिड, उससे भी बन सकता है क्या आखिरकार, पायरुविक एसिड एंड पे। तो मतलब फैट्स की पाथवे भी हो सकती है रेस्पिरेटरी पाथवे, क्योंकि फैट्स भी बना सकते हैं पायरुविक एसिड, प्रोटीन्स भी बना सकते हैं पायरुविक एसिड। तो इसको बोलते हैं इंटर रिलेशनशिप बिटवीन पाथवेज। अब ये देखिए, आप पहली बात है ना, वो मैंने कहा आपको ये सब ग्लूकोज का कैटाबॉलिज्म क्या होता है, देखिए। अब क्यों हम बोलते हैं कि जो रेस्पिरेशन है उसको हम क्यों नहीं खाली कैटाबॉलिक पाथवे बोलते हैं, बल्कि उसको हम क्यों बोलते हैं एम्फीबॉलिक पाथवे, क्योंकि रेस्पिरेटरी जो इंटरमीडिएट्स होते हैं जो बीच में बन जाता है ना, रेस्पिरेशन में बीच में कुछ चीजें बन जाती है, उनसे उनसे क्या हो जाता है, जैसे मैंने कहा था रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट्स डिविएट करते हैं, उनमें डिविएशन हो जाती है। डिविएशन मतलब हो गया कि वो होते हैं डिविएट फ्रॉम रेस्पिरेटरी फंक्शन, और वो करते कौन सा फंक्शन है, बायोसिंथेसिस। यानी कि वो बनाएंगे, करेंगे वो सिंथेसाइज फैट्स को, या वो करेंगे सिंथेसाइज प्रोटीन्स को, ठीक है। या जो है वो करेंगे सिंथेसाइज इसको, अदर बायोमोलिक्यूल को, ठीक है। तो ये ना एनाबॉलिज्म, कि मतलब रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट्स जो बीच में कुछ चीजें बन रही है रेस्पिरेशन के दौरान, वो हेल्प करती है इन द फॉर्मेशन ऑफ चीजों के। सर मैं एक्चुअली घर पे नहीं हूँ आज, तो कल मैं का रिकॉर्ड पढ़ सकता हूँ, हाँ इंशाल्लाह आप उधर से पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं। मैं तो रिकॉर्ड करूंगा वैसे भी। तो इसको क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म, जहाँ पे कोई चीज़ बन रहा होता है, यानी कि यहाँ पे होते हैं फैट सिंथेसाइज, या प्रोटीन से आप बन जाते हैं, या अदर बायोमोलिक्यूल्स यहाँ पे बन जाते हैं। तो दैट्स वाई रेस्पिरेशन इज नॉट जस्ट व्हाट, इट्स नॉट जस्ट अ कैटाबॉलिक पाथवे, बॉलिक पाथवे, बल्कि इसको हम बोलते हैं कि एम्फीबॉलिक होती है। एम्फीबॉलिक मतलब क्या होता है कि यहाँ पे बन जाता है यहाँ पे होता है बोथ कैटाबॉलिज्म भी और एनाबॉलिज्म भी, कोई बात नहीं। उसके बाद यह होता है फाइनल कंक्लूजन, ठीक है।
जो रेस्पिरेटरी पाथवे होती है वो पार्टिसिपेट करती है कैटाबॉलिज्म के अंदर भी और एनाबॉलिज्म के अंदर भी। तो इस स्टेज को हम बोलते हैं एम्फीबॉलिक पाथवे होती है। ठीक है, उसके बाद अब हमें कहा था कि एनसीईआरटी बोलती है कि जो फेवर्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है, इसको फेवर कर दिया जाता है, वो होता है क्या? ग्लूकोज। ग्लूकोज इज द फेवर्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। यानी कि सेल्स करते हैं प्रेफर ग्लूकोज को फॉर एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए। अब हम जानते हैं कि एंट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट हो जाती है इनटू रेस्पिरेशन, वो तो पता नहीं कि फिर ये सब पता है आपको, इतना ये तो ग्लाइकोलाइसिस आ रहा है। तो अगर देखेंगे डायग्राम बोलती है इंटर रिलेशनशिप ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी कि डिफरेंट फूड मॉलिक्यूल्स घुस सकते हैं रेस्पिरेशन के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स के अंदर। लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे वहां पे फैट्स की ब्रेकडाउन दिखा के कि फैट्स होते हैं ब्रेक इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल। यहाँ पे आप देखिए जो फैट्स है वो बन सकते हैं फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल में वो होते टूट जाते हैं। ठीक है, ये देखिए उसके बाद उनसे बन सकता है क्या, वो यहाँ पे लिखा है देखिए। कि जो फैटी एसिड्स की फेट होती है वो होती है फैटी एसिड्स होते हैं कन्वर्ट इनटू एसिटाइल को एंजाइम ए, वो भी बन सकते हैं और वो भी दाखिल हो सकते हैं क्रेब्स साइकिल के अंदर। और जो ग्लाइसरॉल होता है ना, ये देखिए आप, अभी देखा हमने कि जो फैटी एसिड्स है वो घुस सकते हैं एसिटाइल को एंजाइम ए बन सकते हैं वो, और वो घुसेंगे बाद में क्रेब्स साइकिल में। लेकिन जो ग्लाइसरॉल यहाँ पे होता है, ग्लाइसरॉल की फेट क्या होती है? ग्लाइसरॉल एंटर करता है ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। किस मौके पे ग्लाइसरॉल तब करता है एंटर ग्लाइकोलाइसिस में? एक मिनट, इसको क्या हो गया, देखिए ग्लाइकोलाइसिस जो है वो एंटर करता है ग्लाइकोलाइसिस में जब होती है कन्वर्जन उसकी इनटू पीजीएल, यानी कि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, जहाँ पे डीएचएपी से बन जाता है फिर उसको बनता है फिर पीजीएल ही, है ना? वो मैं देखा था। तो उस टाइम पे जो ग्लाइसरॉल होता है वो एंटर करता है ग्लाइकोलाइसिस में, यानी कि जो फैटी एसिड है वो हम देखा वो जाता है, वो बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, घुसता है क्रेब्स साइकिल में। लेकिन जो ग्लाइसरॉल होता है, ग्लाइसरॉल घुस जाता है ग्लाइकोलाइसिस के अंदर उस मौके पे जब वहां पे ग्लाइकोलाइसिस में पीजीएल बन रहा होता है, जब पीजीएल कन्वर्ट हो रहा होता है। ठीक है, तो वो हमने देखा यहाँ पे। तो यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस दाखिल हो जाता है, यहाँ पे देखिए आप इधर पे, यहाँ पे ग्लाइसरॉल दाखिल हो जाता है इस प्रोसेस में। और जो फैटी एसिड है वो यहाँ पे दिखा गया एरो के जरिए से, देखिए फैटी एसिड जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए बन जाता है, होता है कन्वर्ट। लेकिन जो फैट ग्लाइसरॉल है, देखिए ग्लाइसरॉल जो है, फैट्स क्या होता है? फैट का मतलब होता है फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरॉल, वो आपको पता है। फैट का मतलब क्या होता है? जो बनता है फैटी एसिड से और ग्लाइसरॉल से, तो वो ग्लाइसरॉल जो होता है वो दाखिल हो जाता है इसी डीएचएपी, जहाँ पे डी डाइहाइड्रोक्सी एस्टोन फॉस्फेट और ग्लाइसिल डिहाइड्री फॉस्फेट होता है, यहाँ पे इसने घुस जाता है, यानी कि ग्लाइसरॉल से ये बन जाता है। तो ऐसे हो जाती है इनकी भी पाथवे। उसके बाद जो सेंटर पे कार्बोहाइड्रेट्स बना के, वो पता है कार्बोहाइड्रेट्स की जो सिंपल शुगर होती है वो ग्लूकोज होती है। ग्लूकोज एक मोनोमर है, कार्बोहाइड्रेट का एक पॉलीमर है। तो वहाँ होती है ग्लाइकोलाइसिस, बनता है पायरुवेट, फिर एसिटाइल कोएंजाइम एक घुसता है वो क्रेब्स साइकिल के अंदर, ये हमें पता है। राइट साइड पे प्रोटीन्स, प्रोटीन्स जो है उनसे बन जाते हैं अमीनो एसिड्स। और उसके बाद क्या होता है? अमीनो एसिड्स के अंदर हो जाती है डी डी अमीनेशन। डी अमीनेशन मतलब वहां से अमीनो ग्रुप बाहर निकल जाता है। अमीनेशन को डी करना, डी मतलब रिमूव कर देना, रिमूव करना अमीनो ग्रुप को, उसको बोलते हैं डी अमीनेशन। तो जहां पे हम रिमूवल करते हैं अमीनो ग्रुप का, NH2 ग्रुप का अमीनो एसिड से, उसको हम बोलते हैं डी अमीनेशन। तो रिमेनिंग कार्बन स्केलेटन जो है वो एंटर करता है रेस्पिरेशन के अंदर। उसके बाद कौन सा रिमेनिंग कार्बन स्केलेटन? जो अमीनो ग्रुप जो है, फॉर एग्जांपल जहाँ पे हमें पता है अल्फा कार्बन होता है, जहाँ पे अमीनो ग्रुप होता है प्रेजेंट। तो इधर से जो अमीनो ग्रुप जब बाहर निकल जाता है, अब जो कार्बन बच जाता है उसको बोलते हैं स्केलेटन कार्बन। क्या बोलते हैं? स्केलेटन का। हम जानते हैं यहाँ पे R ग्रुप भी होता है और बाकी बाकी चीजें यहाँ पे होती है। तो अमीनो ग्रुप जो भी यहाँ से, और कार्बोक्सिल ग्रुप यहाँ से होता है ना, COOH, और यहाँ पे H होता है। तो अगर आप इस NH2 को बाहर निकाल देंगे तो इसको बोलते हैं डी अमीनेशन, यानी कि आपने अमीन को बाहर, अमीनो ग्रुप को बाहर निकाल दिया। तो अब जो, अगर ये हमने बाहर निकाल दिया, लेट्स एलिमिनेट दिस वन, मैं इसको करता हूँ इरेज। ठीक है, अब जो बच गया स्ट्रक्चर यहाँ पे वो क्या है? इतना सा, इसको बोलते हैं स्केलेटन कार्बन। तो ऐसा यहाँ पे हो जाता है।
फिर पता है ना कि वो कहाँ घुसता है फिर, वो भी घुस जाता है फिर क्रेब्स साइकिल के अंदर। अगर आप देखेंगे ध्यान से इस डायग्राम में, ये भी देखिए आप, सॉरी मतलब ये ना, ये वो बनते हैं, हाँ वही ना, पायरुविक एसिड बन जाता है, फिर उससे बन जाता है क्या, एसिटाइल कोएंजाइम में, वो भी घुसता है क्रेब्स साइकिल के अंदर। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम में इंफॉर्मेशन सारी दे के है। तो ये हो गया ठीक। उसके बाद पहले मैं इसको हटाता हूँ थोड़ा सा, इसको नीचे करना है इसको। इसको क्यों नहीं जा रहा नीचे? हाँ, इसको पहले मुझे यहाँ पे लाना है नीचे। ये चलता ही नहीं है। ये देखिए आप, एक मिनट। हाँ, ये हम पढ़े बाद में रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट। तो हम यहाँ पे थे। फिर अमीनो एसिड कहाँ दाखिल हो जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर। अमीनो एसिड जो है वो एंटर कर सकता है किसमें, पायरुवेट में, एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और क्रेब्स साइकिल इंटरमीडिएट वो बन सकता है। तो ये तीन चीजों में वो जा सकता है, ठीक है, अमीनो एसिड। इसकी फेट ऐसी होती है, फेट मतलब इसकी मतलब डेस्टिनी कहाँ पे होती है, इसको कहाँ जाना होता है। अच्छा, आमतौर पे हम सोचते हैं रेस्पिरेशन जो है वो सिर्फ ब्रेक करती है मॉलिक्यूल्स को, लेकिन ये गलत है। सही बात है कि रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट जो है वो रॉ मटेरियल्स बन जाते हैं फॉर बायोसिंथेसिस, ठीक है। जैसे एसिटाइल को एंजाइम ए को इस्तेमाल कर दिया जा सकता है फॉर मेकिंग फैटी एसिड्स। हम जानते हैं फैटी एसिड्स क्या बनता है, एसिटाइल को एंजाइम ए। लेकिन एसिटाइल को एंजाइम ए से फैटी एसिड भी बन सकता है, ऐसा हो सकता है। तो मतलब क्या हो गया, रेस्पिरेटरी जो इंटरमीडिएट है उनको रॉ मटेरियल्स के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं फॉर बायोसिंथेसिस। हम बना रहे हैं फैटी एसिड को इससे। क्रेब साइकिल इंटरमीडिएट्स जो है वो बना सकते हैं अमीनो एसिड। ये चीज भी हमें समझना है, क्रेब साइकिल के जो इंटरमीडिएट्स है वो भी अमीनो एसिड बना सकते हैं। उसके बाद अब देखिए एग्जाम्पल ऑफ फैट मेटाबॉलिज्म। देखिए ड्यूरिंग फैट ब्रेकडाउन क्या होता है, फैटी एसिड से बन जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, वो घुसता है क्रेब साइकिल के अंदर। उसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म, जहाँ पे होती है ब्रेकडाउन, ठीक है। तो ड्यूरिंग फैट सिंथेसिस क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है उससे बन जाता है क्या, फैटी एसिड। तो ये हमने देख लिया, जब फैट ब्रेक डाउन करनी होती है तब फैटी एसिड से ही क्या बन जाता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए, फिर वो घुसता है क्रेब साइकिल में। लेकिन जब हमें करना होता है क्या, फैट सिंथेसिस करनी होती है, तो कैटाबॉलिज्म की एग्जांपल है फैट ब्रेकडाउन। जब हमें मतलब फैट की सिंथेसिस करनी होती है उस मौके पे एसिटाइल कोएंजाइम ए से फैटी एसिड बनता है, इसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म, यानी कि सेम मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो गया बोथ डायरेक्शंस के अंदर। इन शॉर्ट ऐसे ही समझ रहे हैं, जो फैटी एसिड है वो बन सकता है क्या, एसिटाइल को एंजाइम ए। अगर वो ऐसा बन गया तो उस मौके पे कैटाबॉलिज्म हो जाती है, यानी कि टूट जाता है फैटी एसिड और बन जाता है वो एसिटाइल को एंजाइम ए, घुसता है क्रेब साइकिल में। अगर हम रिवर्स करेंगे ऐसे तो उस मौके पे एनाबॉलिज्म हो जाता है, कि वापस जुड़ने के बाद एसिटाइल को एंजाइम ए वापस बन जाता है फैटी एसिड। तो इस रिवर्स रिएक्शन में एनाबॉलिज्म, इसको ऐसे बोल सकते हैं। अब एग्जाम्पल हम देखते हैं प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की, ठीक है। ड्यूरिंग प्रोटीन ब्रेकडाउन क्या होता है, प्रोटीन जो है उनसे बन जाते हैं अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स जो है वो रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट्स बन जाते हैं कैटाबॉलिज्म के अंदर, वो हम जानते हैं। वो बन सकते हैं रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट्स कैटाबॉलिज्म के अंदर। और ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट्स है वो अमीनो एसिड्स बना सकते हैं और उन्हीं अमीनो एसिड से प्रोटीन्स बन सकते हैं, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट से बन रहा है अमीनो एसिड, और उस अमीनो एसिड से क्या बन रहा है, प्रोटीन। तो यहाँ बन रहा है, इसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म। लेकिन यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रोटीन टूट रहा है बेचारा, वापस बन रहा है अपने मोनोमर के अंदर, था ना पॉलीमर, बन गया अमीनो एसिड के अंदर। फिर उधर से बन रहा है रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट। अगर इसको वापस बनना है पुराना तो इसको जोड़ना पड़ेगा। तो रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट जो है, अगर वो जुड़ेगा अपने आप को, एनाबॉलिज्म का शिकार बन जाएगा, तो तब जाके बन सकता है वो प्रोटीन। पहले अमीनो एसिड फिर प्रोटीन। अच्छा, रेस्पिरेटरी पाथवे क्यों होती है सेंट्रल टू मेटाबॉलिज्म, क्यों बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि सारे बायोमोलिक्यूल्स जो है, ऑलमोस्ट ऑल बायोमोलिक्यूल्स कनेक्ट टू इट।
रेस्पिरेशन इज बेसिकली मेटाबॉलिक हाईवे होता है सेल का। जो सही मेटाबॉलिक पाथवे जहाँ पे खतरनाक तरीके से होती है, हाईवे बन गया होता है, वो सेल का कहाँ पे होता है? वो होता है रेस्पिरेशन के अंदर। तो रेस्पिरेशन को जो हम बोलते हैं क्या, या रेस्पिरेटरी पाथवे को हम बोलते हैं, ये सेंट्रल होती है फॉर मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म पॉसिबल ही नहीं है यूकैरियोट्स में विदाउट रेस्पिरेटरी पाथवे, या प्रोकैरियोट्स में भी। इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं हम, क्योंकि जाहिर सी बात है एनर्जी बनती किससे? रेस्पिरेशन से। कैटाबॉलिज्म में ब्रेक डाउन हो जाती है, एनाबॉलिज्म में सिंथेसिस हो जाती है। एम्फीबॉलिक मतलब हो गया जहाँ पे ब्रेक डाउन और सिंथेसिस दोनों हो जाते हैं, यानी कि बोथ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। ठीक है, उसके बाद अब एसिटाइल कोएंजाइम इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि ये लिंक करता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को भी, फैट मेटाबॉलिज्म को भी, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को भी। आप देखिए, इससे मतलब कार्बोहाइड्रेट जो है यानी ग्लूकोज, उससे बनते हैं पायरुवेट, उससे भी बन सकता है क्या? एसिटाइल कोएंजाइम है। फैटी एसिड से भी क्या बन सकता है? एसिटाइल कोएंजाइम है। अमीनो एसिड से भी क्या बन सकता है? एसिटाइल कोएंजाइम है। दैट इज व्हाई एसिटाइल कोएंजाइम क्या होता है? इसे मेटाबॉलिक जंक्शन होता है। जंक्शन मतलब देखिए, फॉर एग्जांपल यहाँ से रोड आ रहा है, यहाँ से रोड आ रहा है, इसको बोलेंगे हम जंक्शन। यहाँ से भी रोड आ रहा है, यहाँ से, इसको क्या बोलेंगे हम? जंक्शन। जहाँ पे पॉइंट्स मीट कर रहे हैं। तो यहाँ से तमाम पाथवेज यहाँ पे मीट करती है, कहाँ पे? एसिटाइल कोएंजाइम ए के पास, इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक जंक्शन। अब ग्लूकोज ही प्रेफर क्यों कर दिया जाता है ज्यादा? वाई ग्लूकोज इज फेवरेबल सबस्ट्रेट? क्योंकि ये होता है इजीली मेटाबोलाइज, और इधर से करता है एटीपी जनरेशन हो जाती है बहुत ज्यादा, एफिशिएंट पाथवे ही अवेलेबल होता है। तो सेल्स यूज करती है तब फैट्स या प्रोटीन्स को इन द रेस्पिरेटरी पाथवे, जब ग्लूकोज कम होता है उस मौके पे, या जब स्टारवेशन हो जाती है, खाना मिलता नहीं है, फिर क्या करेंगे बेचारे, या जब लॉन्ग एक्सरसाइज कर देता है, मतलब हमारी सेल्स, हमारी इंसानों की बात कर देते हैं, तो उस मौके पे जब हम बहुत एक्सरसाइज करते हैं, तो तब हमारी फैट्स की ब्रेक डाउन हो जाती है ना। इससे बोलते हैं ना, करना चाहिए एक्सरसाइज फैट कम करने के लिए। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फ्रॉम डायग्राम देखते हैं हम, देखिए। डिफरेंट सबस्ट्रेट जो है, सबस्ट्रेट क्या हो गया? जिनको मुझे मतलब घुस जाते हैं रिएक्शन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट भी यहाँ पे घुसता है, जो असली होता है मेन सबस्ट्रेट ग्लूकोज, या प्रोटीन भी, और फैटी एसिड भी। तो ग्लूकोज जो है वो करता है ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट, ग्लाइसोल घुस जाता है पीजीएल के अंदर, है ना। ग्लाइकोज का एंट्री पॉइंट क्या होता है? जब पीजीएल बन जाता है। फैटी एसिड से बन जाता है क्या? एसिटाइल कोएंजाइम में। अमीनो एसिड से क्या बन जाता है? पायरुवेट, ठीक है, या टीसीए इंटरमीडिएट्स बन जाते हैं उससे। अमीनो एसिड से बन सकते हैं टीसीए इंटरमीडिएट, यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड के इंटरमीडिएट, यानी कि C6 पाथ जो साइक एसिड होता है, या C6 पाथवे जो होती है, या इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में क्या? सिट्रिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड। तो वहां पे अमीनो एसिड बनते हैं टीसी इंटरमीडिएट्स। अच्छा, एक और बात, रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट जो है आर कंटिन्यूअसली दे आर एडेड एंड रिमूव्ड डिपेंडिंग ऑन द सेलुलर नीड कैसी है। अगर नीड लग रही है ज्यादा है तो उनको ऐड कर दिया जाता है, अगर नीड लगती है कम है उनको बाहर निकाल जाता है, किनको? रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट्स को। इसलिए कहते हैं एटीपी यील्ड वेरी। अगर सेल को बहुत हाजत है मतलब रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट्स की, तो एटीपी कम बन जाएगा, क्योंकि रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट्स नहीं कर रहे यहाँ पे रेस्पिरेटरी फंक्शन, वो करे बायोसिंथेसिस। अगर वो बायोसिंथेसिस नहीं कर रहे, और उनको सेल जो, वो जो है, देखिए रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट को ऐड भी कर दिया जाता है, रिमूव भी कर दिया जाता है। अगर उनको डायरेक्ट ये करेंगे रेस्पिरेशन के लिए यूज, तो पता है ना कि एटीपी यील्ड बढ़ जाएगी। अगर नहीं हो जाएगा रेस्पिरेशन की यूज, वो यूज फॉर बायोसिंथेसिस, तो एटीपी यील्ड कम हो जाएगी। अब पता है कि फेवर्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ग्लूकोज होता है। फैटी एसिड घुस जाता है एज व्हाट? एंटर एज एसिटाइल कोएंजाइम ए। ग्लाइकोलाइसिस घुस जाता है एज व्हाट? पीजीएल, ठीक है, ये भी हमने देखा। प्रोटीन फर्स्ट कन्वर्ट होता है इनटू अमीनो एसिड। रिमूवल ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो ग्रुप जो अमीनो एसिड से हम करते हैं उसको हम बोलते हैं डीअमीनेशन। रेस्पिरेटरी पाथवे का नेचर क्या होता है? वो एम्फीबोलिक होती है। एक लाइन में देखते हैं हम कि रेस्पिरेशन जो है वो एम्फीबॉलिक होती है। इसमें होती है पार्टिसिपेट कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म। ग्लूकोज को होता है प्रेफर्ड सबस्ट्रेट या फेवर्ड सबस्ट्रेट। फैटी एसिड घुस जाता है एज एसिटाइल कोएंजाइम में। ग्लाइकोल घुस जाता है एज पीजीएल। अमीनो एसिड्स तब घुस जाते हैं जब डी अमीनेशन हो जाती है, उनसे NH2 बाहर निकल जाता है, और रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट जो है उनको इस्तेमाल कर दिया जाता है फॉर बायोसिंथेसिस। तो ये हमने देखा, ठीक है। अब हम एनसीईआरटी से चेक करते हैं, तब जाके हमें ये क्लियर हो जाएगा। तो एनसीईआरटी के बारे में हम देखते हैं, वो कैसे समझाती है इसी को, यानी कि
एम्फीबॉलिक पाथवे को। ये देखिए आप, यहाँ पे आप देखिए एम्फीबॉलिक पाथवे करते हैं स्टार्ट। Glucose is favored substrate for respiration. We know that it's favored substrate. All carbohydrates are usually first converted into glucose before they are used for respiration. ठीक है, सारे कार्बोहाइड्रेट्स को पहले ग्लूकोज ही बना दिया जाता है, तब जाके वो रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो जाते हैं। अदर सबस्टेट्स कैन आल्सो बी रेस्पायर्ड एज हैज बीन मेंशन्ड अर्लियर, बट दे डू नॉट एंटर द रेस्पिरेटरी पाथवे एट फर्स्ट स्टेप, वो दाखिल नहीं हो जाते, है ना। वो हमने देखा कैसे। टू सी पॉइंट्स ऑफ एंट्री ऑफ डिफरेंट सबस्ट्रेट्स इन द रेस्पिरेटरी पाथवे, आपको फिगर देखनी है, वो हमें देखा। फैट्स वुड नीड टू बी ब्रोकन डाउन इनटू ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड पहले। उसके बाद क्या होता है, इफ फैटी एसिड्स वर टू बी रिस्पायर्ड देन दे वुड फर्स्ट टू बी डिग्रेडेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए, बनते हैं वो और घुसते हैं पाथवे के अंदर। ग्लाइसरॉल जो है वो एंटर करता है पाथवे आफ्टर बीइंग, जब ग्लाइसरॉल को बन जाता है पीजीएल। ठीक है, तो उसके बाद वो घुसता है पाथवे के अंदर। तो इसका एंट्री पॉइंट पीजीएल होता है, इसका एंट्री पॉइंट ये होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, किसका, ग्लाइसरॉल का। सॉरी सॉरी, फैटी एसिड का होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, ग्लाइसरॉल क्या होता है, पीजीएल। द प्रोटीन्स वुड बी डिग्रेडेड बाय प्रोटीएस। प्रोटीएस मतलब होता है ऐसा एंजाइम जो प्रोटीन को तोड़ देता है। तो प्रोटीन उससे होते हैं डिग्रेड, टूट जाते हैं। एट द इंडिविजुअल अमीनो एसिड वहाँ पे जो है आफ्टर डी डी अमीनेशन वहाँ पे हो जाती है, अमीनो ग्रुप बाहर निकल जाता है डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर। वो हो जाते हैं फिर पाथवे के अंदर एट सम स्टेज विद क्रेब्स साइकिल, विद इन द क्रेब्स साइकिल एज और इवन एज पायरुवेट भी घुस सकते हो, और एसिटाइल कोएंजाइम ए। यानी कि डीलैमिनेशन के बाद अमीनो एसिड जो है वो जब पाथवे में घुस जाता है, वो घुस सकता है एज पायरुवेट भी और एज एसिटाइल कोएंजाइम ए भी। यहाँ पे आप देखिए एज पायरुवेट भी घुस सकता है वो, ये देखिए आप, अमीनो एसिड एज पायरुवेट भी घुस सकता है या एज एसिटाइल कोएंजाइम ए भी वो घुस सकता है। दोनों पॉसिबिलिटीज यहाँ पे होती है। Since respiration involves breakdown of substrates, है ना, the respiratory process is traditionally considered a catabolic process। कौन ने माना ट्रेडिशनली इसको, ये मतलब ओल्ड थिंकिंग थी, इट्स जस्ट merely a catabolic pathway। बट उसके बाद क्या हो गया, रिसर्च जब हमने आगे आगे की, हमें समझ में आ गया कि ये एनाबॉलिक पाथवे भी साथ में होती है। एंड द रेस्पिरेटरी पाथवे, बट दिस अंडर अच्छा ठीक, बट इज दिस अंडरस्टैंडिंग करेक्ट, वी हैव डिस्कस्ड अबव एट विच पॉइंट्स इन द रेस्पिरेटरी पाथवे डिफर सबस्ट्रेट। वी हैव डिस्कस अबाउट एट विच पॉइंट्स, किन पॉइंट्स पे रेस्पिरेटरी पाथवे डिफरेंट सबस्ट्रेट्स जो है घुस सकते हैं वहां पे, इफ दे वर टू बी रेस्पायर्ड एंड यूज टू डिराइव एनर्जी। बाकी सबस्ट्रेट जैसे अमीनो एसिड्स या फैटी एसिड्स, ग्लाइसरॉल, फैट्स वगैरह जो है। What is important to recognize is that it is this very it's these very compounds that would be withdrawn from the respiratory path, जिसको हम बाहर निकालते respiratory pathway से for the synthesis of the said substrates। ठीक है, Hence fatty acid will be broken down to acetyl coenzyme A, तब जाके वो घुसता है कहाँ पे, रेस्पिरेटरी पाथवे के अंदर। when it's used as substrate, कौन, जब फैटी एसिड को इस्तेमाल करते हैं एज सबस्ट्रेट, तब वो उसको पहले होना होता है कन्वर्ट इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए। बट व्हेन ऑर्गेनिजम्स नीड्स टू सिंथेसाइज फैटी एसिड, जब उसको बनाना होता है तो उस टाइम पे उल्टा हो जाता है कि एसिटाइल को, ये उसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म, इसको क्या बोलेंगे, एनाबॉलिज्म। कि जब सिंथेसाइज वापस से करना है फैटी एसिड को, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है उसको निकाल देना है इसको फ्रॉम रेस्पिरेटरी पाथवे, तब जाके वो एनाबॉलिज्म करने के बाद वापस बनाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए को। ठीक है। उसके बाद नहीं नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ देखिए, फैटी एसिड है ना, फैटी एसिड, फैटी एसिड से एसिटाइल को एंजाइम ए बनाने में क्या हो जाता है, कैटाबॉलिज्म। और एसिटाइल को एंजाइम ए से वापस बनाना क्या, फैटी एसिड, उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म, ये हमने कहा था। हेंस द रेस्पिरेटरी पाथवेज कम इनटू पिक्चर बोथ ड्यूरिंग ब्रेकडाउन एंड सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। जब हो जाती है तब रेस्पिरेटरी पाथवे पिक्चर में आ जाती है। इसको करना पड़ता है लीव रेस्पिरेटरी पाथवे, वो तब जाके एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है वापस फैटी एसिड। और फैटी एसिड को घुसना पड़ता है रेस्पिरेटरी पाथवे में, उसको होना पड़ता है कन्वर्ट इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए, यही बात है। सिमिलरली ड्यूरिंग ब्रेकडाउन एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन भी जब हो जाती है, रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट जो बीच में बन जाते हैं वो एक लिंक बनाते हैं। ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस
विद इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैटाबॉलिज्म एंड सिंथेसिस क्या होती है एनाबॉलिज्म, हमने देखा। बिकॉज रेस्पिरेटरी पाथवे में होते इन्वॉल्व दोनों चीजें, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म भी, इट वुड हेंस बी बेटर टू कंसिडर इट एज रेस्पिरेटरी पाथवे, क्या बोलेंगे हम, एम्फीबॉलिक पाथवे रादर देन कैटाबॉलिक वन, बिकॉज यहाँ पे एनाबॉलिज्म भी कैटाबॉलिज्म दोनों आ जाते हैं। तो ये हमें समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए, इधर पे देखिए सब जमा यहाँ पे हो जाते हैं ना एसिटाइल कोएंजाइम ए के पास। अब एक और टॉपिक है, वो हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट, तो इसी के बाद हमारी एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी। बस आज हम इसको खत्म कर देते हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट जो है, मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये देखिए आप, ये टॉपिक है रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट, ठीक है। इस डायरेक्ट फॉर्मूला से क्वेश्चन आ सकते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी, और कंसेप्चुअल ट्रैप्स यहाँ पे कभी आ सकते हैं। रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट क्या होता है? रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट का मतलब होता है एरोबिक रेस्पिरेशन की जब हो जाती है, जब ऑक्सीजन यूज हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है, उनके रेशियो, उनके बीच का रेशियो को बोलते हैं रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट। अगर आप एनसीईआरटी खोलेंगे ना, आप देखिए एनसीईआरटी पे रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट की जो फॉर्मूला है वो होती है आर क्यू, उसको उसने वहां पे लिखा है, आर क्यू इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड अपॉन या डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड, कितना कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो गया है, ठीक है, कितना वो बन गया है, क्योंकि रेस्पिरेशन में बन जाता है वो, और कितना वो कंज्यूम हो गया है, क्योंकि इसमें होता है ना कंज्यूम ये चीज, तो उसके रेशियो को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट। रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट हमें बोलता है कि विच रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज बीइंग यूज्ड, कौन सा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आपने यूज कर दिया, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के लिए RQ अलग होता है, ठीक है। या अगर हम देखेंगे रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट जो है वो होता है फैट्स के लिए वो अलग होता है, या अगर हम देखेंगे जो रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट है वो होता है प्रोटीन्स के लिए अलग अलग होता है। तो इस एतबार से हम समझ पाते हैं कि कौन सा सबस्ट्रेट यूज हुआ था इन रेस्पिरेशन, इस एतबार से, क्योंकि डिफरेंट फूड मॉलिक्यूल जो है वो डिफरेंट ऑक्सीजन अमाउंट्स लेते हैं ताकि वो अपनी ऑक्सीडेशन कर सके। ग्लूकोज को किसी अमाउंट का ऑक्सीजन चाहिए होता है फॉर ऑक्सीडेशन, फैट्स को किसी एक लेवल का ऑक्सीजन चाहिए होता है, प्रोटीन को किसी और लेवल का ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो जो रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होता है, जब वो कंप्लीटली हो जाती है ऑक्सीडाइज, वो नहीं, C6H12O6 + 6O2, यहाँ पे लिया ना ग्लूकोज हमने फूड के बदले में, निकलता क्या है यहाँ पे 6CO2 + 6H2 प्लस एनर्जी। तो यहाँ पे CO2 लगते हैं 6, और टू निकलते कितने, CO2 निकलते हैं 6, होते हैं प्रोड्यूस, लगते कितने ऑक्सीजन 6, तो 6/6 यहाँ पे रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट 1 आता है। तो हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स में रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट 1 आता है, कि जितना CO2 निकल जाता है उतना ही O2 यहाँ पे लग जाता है। लेकिन अब कार्बोहाइड्रेट्स में क्यों होता है रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट 1, सवाल पैदा हो जाता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स ऑलरेडी उनमें सफिशिएंट ऑक्सीजन होता है इनसाइड मॉलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट में ऑलरेडी क्या होता है, सफिशिएंट ऑक्सीजन, तो उन्हें सो लेस एक्स्ट्रा ऑक्सीजन नीडेड, उनको कोई और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है, वो जितने वो बन जाते हैं CO2 उतने उनको लगते भी है O2 ऑक्सीडेशन के लिए, ठीक है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी मॉलिक्यूल के अंदर, कार्बोहाइड्रेट के अंदर खुद सफिशिएंट ऑक्सीजन होता है। लेकिन अगर हम करते हैं बात रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट ऑफ फैट्स, तो फैट्स में लेस ऑक्सीजन होता है कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स, और फैट्स में हाइड्रोजन ज्यादा होता है। दैट्स वाई क्या हो जाता है कि जो फैट्स होते हैं, आप देखिए ना खुद ही C6H12O6, यहाँ पे ना ऑलरेडी O6, अगर आप फैट्स देखेंगे तो वहां पे ऑक्सीजन कम होता है और हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। तो जहाँ पे मोर ऑक्सीजन यहाँ पे हाजत होती है फॉर ऑक्सीजन ऑफ फैट्स, वी नीड मोर ऑक्सीजन, इससे मत प्रेफर किया जाता है इसको, सबस्ट्रेट इसको मत हम बोलते हैं कि ये ऐसा सबस्ट्रेट है जिसको हम, जो फेवर्ड है, जिसे एनसीईआरटी बोलती है। एग्जाम्पल यहाँ पे आती है एक फैट एग्जाम्पल, ये है ट्राईपैलमिटिन। ट्राईपैलमिटिन जो है ये एक फैट है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी फॉर्मूला यहाँ पे दी गई है, जैसे आपको आप देखिए एनसीईआरटी में लिखा है, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद कार्बन यहाँ पे 51 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 98, इतने ज्यादा होते हैं, ऑक्सीजन के कितने कम होते हैं इसके प्रोपोर्शन में ना। आप देख रहे हैं रिलेटिव अबंडेंस ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी कम है, रिलेटिव अबंडेंस मतलब कंपैरिजन में इसके, आप देखिए O6 है सिर्फ। फिर यहाँ पे बनते हैं 102 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 + 98H2O प्लस एनर्जी यहाँ पे बन जाती है। तो रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट अगर देखेंगे वो कितना आएगा, कितना CO2 बन गया, CO2 कितना बन गया यहाँ पे 102, और कितना यहाँ पे खर्च हो गया ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन यहाँ पे खर्च हो गया,
यहाँ पे जो CO2 102 बन गया, और ऑक्सीजन यहाँ पे खर्च हो गया 145 ऑक्सीजन यहाँ पे लगे। क्यों यहाँ पे 145 लगे ऑक्सीजन? क्योंकि यहाँ पे कम ऑक्सीजन थे खुद इस फैट के अंदर। तो आप कर रहे हैं कुछ भी नहीं, आप कर रहे हैं 102 CO2 अपॉन क्या करना है आपको, 145 O2, वो होता है 0.7। तो आप देखिए यहाँ पे रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट 0.7 आता है, बिकॉज को ऑक्सीजन बहुत चाहिए होता है। तो जो फैट्स होते हैं उनको रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट उनका फैट्स का क्या आता है, वो लेस देन 1 आ जाता है, 1 से कम आ जाता है। क्योंकि वहां पे जो है ऑक्सीजन ज्यादा लग जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड कम निकल जाता है। तो जब CO2 कम निकलेगा ना, तो मतलब होता है कि मतलब इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन, तो मतलब होता है वहां पे रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट कम है। अब फैट का RQ कम क्यों होता है? बिकॉज ये हाईली रेड्यूस कंपाउंड्स होते हैं। रेड्यूस मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होते ज्यादा यहाँ पे, बल्कि हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। तो इनके इनको बहुत चाहिए होते हैं ऑक्सीजन। कितने चाहिए होते हैं? आप देखना 145 चाहिए होते हैं इनको, एक मॉलिक्यूल ऑफ ट्राइपैलमिटिन को, जो कि ये होता है, एक एसिड होता है। सो यहाँ पे हाई ऑक्सीजन कंजप्शन होती है, CO2 रिलीज यहाँ पे रिलेटिवली कम होता है। दैट्स वाई यहाँ पे रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट जो है वो डिक्रीज करते हैं। क्योंकि जितना CO2 रिलीज ज्यादा हो जाएगा ना, जितना CO2 रिलीज ज्यादा हो जाएगा और जितना ऑक्सीजन कंजप्शन कम हो जाएगा, उतना रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट बढ़ जाएगा। क्योंकि रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट क्या होता है? वो होता है ना, CO2 कितना बन रहा है अपॉन O2 कितना, CO2 कितना बन रहा है अपॉन O2 कितना कंज्यूम हो रहा है, उसी एतबार से होता है ना। तो वो पता ही है आपको, सिंपल मैथ है ये। अब जो रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट प्रोटीन्स का होता है, प्रोटीन्स का होता है 0.9, कार्बोहाइड्रेट्स का 1 था, 0.7 किसका था, वो था फैट्स का, इसका होता है 0.9। मतलब हो गया नॉट फिक्स्ड एग्जैक्टली, बिकॉज डिफरेंट अमीनो एसिड्स वैरी। देखिए अगर 0.9 हम बोल दे, लेकिन ये फिक्स वैल्यू नहीं है, बिकॉज डिफरेंट अमीनो एसिड्स का डिफरेंट रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट वैल्यू हो सकता है। तो अब प्रोटीन का क्यों इंटरमीडिएट होता है, यानी कि देखिए यहाँ पे 0.7 था, ये तो एक्सट्रीम वैल्यू है बहुत कम, यहाँ से 1 है एक्सट्रीम वैल्यू बहुत ज्यादा, ये बहुत कम है। ठीक है, बीच में क्या आ रहा है, 0.9, जो कि बैलेंस में हो रहा है। तो ये यहाँ पे कैसे आता है? क्योंकि प्रोटीन के अंदर ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन भी होता है, और वेरिएबल कार्बन स्केलेटन्स यहाँ पे होते हैं। कार्बन स्केलेटन मतलब आपको क्या होता है वो, जब अमीनो ग्रुप बाहर निकालते हैं फ्रॉम अमीनो एसिड्स को बोलते हैं कार्बन स्केलेटन। सो देयर ऑक्सीडेशन इज मोर कॉम्प्लेक्स होती है। RQ जनरली यहाँ पे क्या होता है, बिटवीन कार्बोहाइड्रेट, RQ जनरली बिटवीन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, नहीं ये हो गया कार्बोहाइड्रेट, ये हो गया फैट का, इनके बिटवीन होता है यहाँ पे आमतौर पे, ठीक है, जनरली। अब हम देखते हैं वही कार्बोहाइड्रेट्स का RQ वैल्यू कितना होता है, इतना, इतना और इतना, ठीक है, ये आपको याद करना है नीट के लिए। अब NCERT बोलती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्योर सबस्ट्रेट जो है वो रेयरली यूज हो जाते हैं अलोन। प्योर सबस्ट्रेट जो है वो रेयरली यूज हो जाते हैं अलोन। मतलब क्या होता है, यानी कि सेल्स यूजुअली रेस्पायर मिक्स सबस्ट्रेट, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ब्स को भी, कार्बोहाइड्रेट्स को, फैट्स को, प्रोटीन्स को, सारों को मतलब जो है सेल कर दिया रेस्पायर मिक्स सबस्ट्रेट को, ठीक है। प्योर सबस्ट्रेट बोलेंगे सिर्फ फैटी एसिड, फैट्स को कर दो रेस्पायर या ऑक्सीडाइज और किसी को मत कर दो, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। प्योर सबस्ट्रेट जो है उनको रेयरली यूज होता है अलोन हो जाते हैं, बल्कि एक मिक्स सबस्ट्रेट सेल्स रेस्पायर कर देती है। तो एक्चुअल RQ वैरी कर सकता है ना, जो टोटल RQ होगा। RQ क्या करते हैं, यहाँ पे बोलते हैं टाइप ऑफ सबस्ट्रेट इस्तेमाल कौन हो गया है, वो हम पता है कैसे, टाइप मेटाबॉलिक कंडीशन क्या है ऑर्गेनिज्म की। अगर RQ ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है, तो मतलब हो गया व्हेन ऑर्गेनिक एसिड्स को जब रेस्पायर कर दिया जाता है। क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड्स में ऑलरेडी ऑक्सीजन होता है, उनको लेस ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है, और वो ज्यादा CO2 बनाते हैं, तो जाहिर सी बात है RQ वैल्यू बढ़ जाएगी। और RQ वैल्यू अगर लेस देन 1 होगी, तो वो पता ही वो फैट्स या प्रोटीन्स होंगे, क्योंकि वहां पे ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है और वहां पे कम CO2 बाहर निकलता है कंपेयर टू ऑक्सीजन जितना लग जाता है। तो ये आपको बहुत आसान था, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। अगर 1 होगा तो ये लेस देन, सॉरी, ये क्या, लेस देन 1 होगा तो फैट्स, अगर जो है मोर देन 1 होगा तो ऑर्गेनिक एसिड्स, वहां पे 1 से ज्यादा हो सकता है। फैट्स यहाँ पे प्रोटीन्स भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन ऑलरेडी पैसे पता है, कार्ब्स में हाई होता है और फैट्स में कम होता है, ऑर्गेनिक में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होता है। दैट्स वाई इनको चाहिए होता है कम, है ना, इसका उल्टा हो जाएगा यहाँ से, इसका इनवर्स रिलेशन आपस में। यहाँ से इसको चाहिए होता है ज्यादा ऑक्सीजन, इसको चाहिए होता है कम ऑक्सीजन, तो उसकी वजह से RQ भी होता है डिसाइड। तो अब ये आपको पता है सब कुछ, ठीक है, ये हम और नहीं बोलेंगे। अब इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फॉर्म क्या है, CO2 इवॉल्व 20 मिलीलीटर, ठीक है, और टू कंज्यूम फॉर एग्जाम्पल मान लो 10 मिलीमीटर। तो
आर क्यू अगर 20/10 हो गया 2। ऑर्गेनिक एसिड्स प्रोबेबली बीइंग रेस्पायर्ड। अगर सवाल ऐसा आएगा कि CO2 इतना निकल रहा है 20, 10 ही लग रहा है सिर्फ, ये तो आंसर क्या रहा है 2 है ना, ग्रेटर देन 1, तो मतलब क्या हो गया, ऑर्गेनिक एसिड को ही प्रोबेबली रेस्पायर कर दिया गया है। बाकी ये सब आपको पता है, ठीक है, ये हमने पढ़ा है लाख बार। आर के बोलते हैं सबस्ट्रेट टाइप हमने कौन सा यूज कर दिया है रेस्पिरेशन के अंदर। आर की वैल्यू से हमें बहुत कुछ मिल सकता है, ठीक है। अब देखते हैं एनसीईआरटी पे बचे 3 मिनट, तो इसमें हम एनसीईआरटी को खत्म कर सकते हैं। ये देखिए आप, रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट। नाउ लेट अस लुक एट अनदर जो है टॉपिक, जो हमारा क्या है, रेस्पिरेटरी रेस्पिरेशन। एज नो ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, जब ऑक्सीजन को कंज्यूम कर दिया जाता है, CO2 निकाला जाता है। रेशियो टू वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम, ये हो गया रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट। इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी रेशियो, है ना, रेशियो ये। तो रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट डिपेंड करता है अपॉन द टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन सा यूज कर दिया गया। कार्बोहाइड्रेट को यूज करने से क्या हो जाता है, वो हो जाते हैं कंप्लीटली ऑक्सीडाइज, और RQ वैल्यू हो जाती है 1। और इक्वल अमाउंट्स ऑफ CO2 एंड O2 बन जाता है ना, वो हमें पता है इसकी फॉर्मूला में। लेकिन अगर हम देखते हैं, ये आपको पता नहीं, ये आपने देखा, फैट्स को जब रेस्पायर करते हैं तो R की वैल्यू लेस देन 1 होती है। कैलकुलेशंस फॉर फैटी एसिड, जैसे हम लेंगे फैटी एसिड एक ट्राइपाल्मिटिन, ठीक है। ट्राइपाल्मिटिन में हम देखा ये से पहले से ही। तो व्हेन प्रोटीन्स आर रेस्पायर्ड, ये भी हमने देखा 0.9 आता है। What's important to recognize is that in living organisms, respiratory substrates are often more than one होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ना। प्योरली सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट को नहीं कर दिया जाता ऑक्सीडाइज, बल्कि कॉम्प्लेक्स सेल जो है वो सारों को करती है मिक्स्ड, मिक्स्ड रेस्पायर करती है सारों, सारों को। प्योर प्रोटीन या सिर्फ फैट्स आर नेवर यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ प्रोटीन को करेंगे, सिर्फ फैट्स करेंगे, नहीं। कार्ब्स भी होते हैं, फैट्स भी होते हैं, प्रोटीन्स जो होते हैं, रेस्पिरेशन सारों की हो जाती है। अब यहाँ पे समरी लिखिए, यहाँ पढ़ेंगे, और 2 मिनट बच्चे क्लास को देखिए। पहली बात है, प्लांट्स अनलाइक एनिमल्स हैव नो स्पेशल सिस्टम फॉर ब्रीथिंग और गैसेस एक्सचेंज, क्योंकि वहाँ पे स्टोन लेंटिल्स होते हैं, वो करते हैं गैसेस एक्सचेंज डिफ्यूजन के जरिए से। ऑलमोस्ट ऑल लिविंग सेल्स इन प्लांट्स हैव द सरफेस एक्सपोज टू एयर ऑलरेडी। द ब्रेकिंग ऑफ CC बॉन्ड्स ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बाय ऑक्सीडेशन, जो CC बॉन्ड टूट जाते हैं, उधर से एनर्जी निकल जाती है, उसी को हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। ग्लूकोज जो है उसको वो फेवर्ड होता है सबस्ट्रेट फॉर रेस्पिरेशन। तो फैट्स और प्रोटीन्स को भी ब्रोकन डाउन किया जा सकता है टू यील्ड एनर्जी। लेकिन द इनिशियल स्टेज ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म के अंदर, ऐसा हो जाता है ना, उसको बोलते हैं हम ग्लाइकोलाइसिस। उसके बाद क्या होता है, ईच ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन थ्रू अ सीरीज ऑफ एंजाइम catalyze reactions into two molecules of pyruvic acid. This process is called glycolysis. The fate of the pyruvate depends on the availability of oxygen कितना है and organism. Under aerobic conditions, या हो जाती है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, या हो जाती है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस अंडर एनएरोबिक कंडीशन, जब ऑक्सीजन नहीं होता है, इन मेनी प्रोकैरियोट्स में, या हमारी यूकैरियोट्स में हो सकती है। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में भी हो सकती है, या इन जर्मिनेटिंग सीड्स में भी हो सकती है क्या, फर्मेंटेशन। इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स एरोबिक रेस्पिरेशन हो सकती है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स एरोबिक रेस्पिरेशन हो जाती है ना इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। पता ही ना आपको वो चीज, कि जहाँ पे पायरुविक एसिड जो है उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जहाँ बन जाता है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए, और वहाँ पे CO2 निकलता है स्क्रैप साइकिल के अंदर। उसके बाद जो है एसिटाइल कोएंजाइम ए घुस जाता है घुस जाता है कहाँ पे, ट्राई कार्बोक्सिल एसिड पाथवे में, यानी कि क्रेब साइकिल के अंदर। जब जब ये नहीं, ये होता है लिंक रिएक्शन में, ये होता है लिंक रिएक्शन में, ये होता है क्रेब साइकिल में। तो वहां पे क्या हो जाता है, वो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाती है, जहाँ पे NADH और FADH बन जाते हैं, वो बन जाते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर्स, ठीक है। दिस अकम्प्लिश थ्रू सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स ना, वो माइटोकॉन्ड्रिया में फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, फिर वहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है वो अल्टीमेट एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन्स होता है, वो बनाता है वाटर, है ना, वो पता है, वहाँ होती है रिडक्शन, वो कहता है गेन हाइड्रोजन को और इलेक्ट्रॉन्स को। तो रेस्पिरेटरी पाथवे एम्फोबरिक पाथवे होती है, और रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट में बोलता है हमने कौन सा सबस्ट्रेट यूज किया ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। इसी के साथ हमने चैप्टर नंबर क्या था, 11, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स 11 था, खत्म कर दिया। अब हम इंशाल्लाह, अब तो आसान है बहुत, ये क्वेश्चन आंसर्स आप करते हैं ना उन्हीं नोट से, तो ये आपको पता ही है, NCERT के सवाल बोर्ड में पूछते थे, आसान आसान सवाल, तो आप आराम से कर सकते हैं आप। तो इसी के साथ हमने आज पूरा जो है रेस्पिरेशन